अस्सलाम वालेकुम। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर बेलमेंट हमारा टॉपिक चल रहा था। जो बेलमेंट राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ ये हमने कल पढ़ ली थी, बेलर की, बेली की, और अगर थर्ड पर्सन है या वॉर फिंगर्स हैं या फिर एडवोकेट्स, अटॉर्नीज़ हैं, ये कल हमने देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेलमेंट ऑफ प्लेज, जो कि आपका 172 टू 172 से है सर 181 तक, ठीक है। ये है आपका प्लेजमेंट, बेलमेंट ऑफ प्लेज। अब इसके अंदर व्हाट इज प्लेज? अब इन केस ऑफ प्लेज, बेलर इज कॉल्ड पानर एंड बेली इज कॉल्ड पानी। बट प्लेज, व्हाट इज प्लेज? मैं पढ़ के आपको डेफिनेशन सुनाता हूँ। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। गुड्स की बेलमेंट किसके लिए रखवाई गई है? एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। अच्छा, स्पेसिफिकली बेलमेंट गुड्स जो है ना, बेल्ड गुड्स, हाँ, वो करवाएगी प्रेमस फॉर सिक्योरिटी, हाँ, फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। प्रॉमिस। ओके सर, बेलमेंट पे करना है या प्रॉमिस पूरा करना है? तो फिर डेट पे करना है या फिर प्रॉमिस फुलफिल करना है, तो फिर ये जो सिक्योरिटी होगी, बेल्ड गुड एज अ सिक्योरिटी, तो इसको क्या कहेंगे? प्लेज। प्लेज कहेंगे। समझ आ गई? अक्सर आप ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज आपकी सारी दुनिया को पता है कि आपने कोई लोन लेते हो तो आप क्या करते हो? अपनी चीज़ प्लेज करवा देते हो सिक्योरिटी के तौर पर, कि जब मैं ये वापस आपको कर दूंगा तो ये आप मुझे वापस मेरी चीज़ जो है, जो मैंने बेलमेंट करवाई है, वो मुझे आप क्या करेंगे? वापस कर देंगे। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है। जो रखवाएगा, प्लेज करवाएगा, वो पानर होगा, और जो रिटेन करेगा थिंग्स को वो पानी। ठीक है। तो मतलब इस केस में जो बेलर था पीछे, वो पानर हो जाएगा, और जो पीछे बेली था वो यहाँ पे पानी हो जाएगा। ठीक है। अब पानी राइट ऑफ रिटेनर, पानी एज ए रिटेनर उसका राइट है। द पानी मे रिटेन द गुड्स प्लेज नॉट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बट फॉर इंटरेस्ट ऑफ अ डेट। अब देखिए, डेट ऐसे नहीं, जब कर्जा लिया जाता है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे ज़्यादातर कर्जा होता है। ठीक है। तो वो कहे नहीं जनाब, मैंने तो अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही देनी है। वो कहता है नो, आपने इंटरेस्ट भी हमारे साथ डन हुआ है, वो 10% है, वो 5% है, वो 3% है, जिस के हिसाब से है, मैंने इंटरेस्ट के साथ आपको ये डेट दे रहा हूँ, कर्जा दे रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? वो सिर्फ इसलिए रिटेन नहीं कि उसने कर्जा वापस करा है, इसके ने जनाब वो भी वापस नहीं दिया, इंटरेस्ट है। ठीक है। हाँ जी। एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी, इनकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजेशन और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज्ड। फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज्ड। ठीक है। उसके पोजेशन के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजेशन और प्रेजर्वेशन, उस पे जो खर्चा आता है वो भी उसकी मद में भी, उसकी मद में भी, हाँ, उसकी मद में भी ये क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है। ठीक है। ये 173 था। 174 कहते हैं पानी नॉट टू रिटेन फॉर डेट आर प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेज, प्रजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। बाजुकात होता है कि उसने डेट्स लिए होते हैं, एक नहीं 3-4, वो कहता है सिर्फ उस हद तक उस चीज़ को रखेगा, बाकियों की हद तक नहीं। मतलब वो जो डेट है या प्रॉमिस है वो स्पेसिफाइड होगा, हाँ, सब्सिक्वेंट के लिए वो नहीं। वो कहता है पानी शैल नॉट इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। अगर उसके हद तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो जो प्रिज्यूम्ड है उसके लिए, हाँ, प्रिज्यूम, वो कह रहा है रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस विच आर दे आर प्लेज्ड। वो कह रहा है वो नहीं कर सकता प्लेज, सिर्फ अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि उसको कर सकता है तो फिर तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। बट सच कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कंट्रेरी
shall be presumed in regard of subsequent advances made by the पानी। अगर उस करने के बाद कुछ एडवांस ले रहा है उससे, तो वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इसी में से ही ले रहा है, ठीक है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट उसके बारे में नहीं है, तो प्रिज्यूम यही किया है। हाँ, बट सब्सिक्वेंटली, ठीक है। ये 174 है। ओके सर। अब 175 है, पानी इज राइट एज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। पानी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पानर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज्ड। ओके सर। ठीक है, वो कुछ वहाँ फ्लड आ गया, कुछ ऐसा आ गया, हाँ, उसका राइट है, ठीक है, इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम। और 176 है, पानीज राइट वेयर पानर मेक्स डिफॉल्ट। अच्छा, जहाँ पे पानर डिफॉल्ट करे तो फिर पानी का क्या राइट है? कहता है इफ द पानर मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट आर परफॉर्मेंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ प्रॉमिस। जो टाइम लिखा गया था उस स्टिपुलेटेड टाइम पे वो परफॉर्म नहीं करता, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गुड्स वर प्लेज्ड, द पानी मे ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पानर अपॉन द डेट आर प्रॉमिस and retain the good pledged as a collateral security, or he may sell the thing pledged or giving the pawnee reasonable notice of the sale। ओके, मैं सेल कर देनी है, अदरवाइज तुम मेरे पैसे दे दो, ठीक है, या फिर कोर्ट चला जाएगा, वो ऐसी सूरत हो सकती है। इफ द प्रोसीड ऑफ सच सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर प्रॉमिस, वो लेस में अगर सेल होती है, हाँ, the pawnee is still liable to pay the balance if the proceeds of the sale are greater than the amount to due, the pawnee shall pay over the surplus to the pawnee। टू द पार्टनर, ठीक है। ठीक है। और 177 है, डिफॉल्टिंग पार्टनर राइट टू रिडीम। मतलब ये जो पूरा 176 हमने पढ़ा है वो यही है ना, कि उस बेचेगा तो अगर कम है तो फिर पार्टनर का राइट है कि वो उससे मांगे, और अगर ज़्यादा है तो पार्टनर का राइट है कि वो उसको दे दे, ठीक है। आगे डिफॉल्टिंग पार्टनर राइट टू रिडीम, अगर पार्टनर डिफॉल्ट करता है तो रिडीम किया जा सकता है। डिफॉल्टिंग पार्टनर्स राइट टू रिडीम इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर पेमेंट ऑफ डेट आर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फॉर विच द प्लेज इज मेड एंड पार्टनर मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट आर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them। कभी भी मतलब डिफ़ॉल्ट तो कर गया, लेकिन कभी भी उसके बाद जब तक सेल होती नहीं, सेल होने से पहले तक कभी भी वापस ले सकता है पैसे देकर, स्टिपुलेटेड टाइम चाहे गुजरे, हाँ, लेकिन जब तक सेल नहीं होती तब तक वो कभी भी पैसे देकर वापस ले सकता है। इन केस पे इन एडिशन एनी एक्सपेंसिव विच अराइजन फॉर हिज डिफ़ॉल्ट, उस पर खर्चा है वो भी साथ पे करेगा। और प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, अगर मर्केंटाइल एजेंट प्लेज करता है तो फिर वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एनी प्लेज मेड बाय हिम, अगर वो मर्केंटाइल एजेंट को प्लेज करता है व्हेन द एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ मर्केंटाइल एजेंट, वो एज ए मर्केंटाइल एजेंट है तो वो अगर प्लेज करता है shall be a valid as if he were expressly authorized by owner of goods to make the same। यानी ठीक है, जैसे कि ओन वो उसकी अथॉरिटी, जी अथॉरिटी के तहत वो कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट द पानी एक्ट इन गुड फेथ एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ प्लेज नोटिस दैट द पानर हैज नॉट अथॉरिटी टू प्लेज, ठीक है, वो गुड फेथ में एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ प्लेज नोटिस द पानर has not authority to pledge। 178A पढ़ रहे हैं। नहीं, वही पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर कुछ जो रह गया था। सर ये प्लीज दोबारा बता दें। वो कहता है कि अगर मर्केंटाइल एजेंट है और वो कोई प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो चाहे उसके ओनर असल ने नहीं किया, बट ऐसे समझा जाएगा कि वो ओरिजिनल ओनर की अथॉरिटी के तहत कर रहा है, चाहे पानी ने ओरिजिनल ओनर को नोटिस नहीं भी किया कि उसकी अथॉरिटी है या नहीं है, ये एक वैलिड पानी प्लेज बेलमेंट ऑफ प्लेज है, कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड है, ठीक है। और इन सेक्शन एक्सप्रेशन मर्केंटाइल एजेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल शैल हैव द मीनिंग, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वो मर्केंटाइल एजेंट्स कौन होते हैं उनकी डेफिनेशन है। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, ये 178A है। When the pawnner has obtained possession of goods pledged by him under contract voidable under section 19 and section 19A, वो मिस्टेक और मिस्टेक वाली बात कर रहा है ना, 19 और 19A वाली बातें आपने पीछे पढ़ी थी, voidability of agreement without free consent वाली, ठीक है, और वो power to set aside contract induced by undue influence। ऐसी सूरत में अगर उसने क्या किया है, प्लेज होती हैं, तो फिर क्या होगा, when the pawnner has obtained possession of goods pledged by him under the contract voidable under section 19 section 19A, मतलब पानी ने जो प्लेज किया है वो तो voidable था, कॉन्ट्रैक्ट ही, और उसके तहत उसने प्लेज कर दिया, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसेंडेड एट द टाइम ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक रिसेंड नहीं हुआ था। द पानी एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड ही एक्ट इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस टू द पानर डिफेक्ट ऑफ टाइटल, वो उसको फिर भी एक्वायर कर सकता है, रख सकता है एज ए गुड इन अ गुड फेथ, क्योंकि उसने तो दिखाया है अभी तक उसने मुझे कुछ ला के नहीं दिया कि इसका रिसेंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट जनाब, तो ये चीज़ें उसने कहा है कि कर सकता है जी। और इसी तरह प्लेज वेयर पानर हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, ठीक है, वेयर अ पर्सन प्लेज गुड्स इन विच ही हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट द प्लेज इज वैलिड टू एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट, उस हद तक जिस हद तक उसका इंटरेस्ट है, लाइक पूरी का नहीं है, थोड़ी हद तक है, तो थोड़ी हद तक उसका प्लेज कर सकता है, सारी नहीं कर सकता, ठीक है। और ये सूट बाय बेली आर बेलर्स एजेंट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, इन दोनों में से कोई भी रॉन्ग डूई करेगा, रॉन्ग वाइस वर्सा, वो क्या कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं 180 81 दोनों में, ठीक है। क्या करते हैं, वेयर द बेलर आर बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailey of the use or possession of the good bailed or does them any injury, the bailey is entitled to use such remedies as the owner might have used in like case if no bailment has been made, and either the bailor or the bailey may bring a suit against a third person of such deprivation or injury। वो कहता है बेली प्लेज करवा दिया, कोई आके थर्ड पर्सन उसमें इंटरफेयर करता है, तो जो पानी है वो ऐसे ही करेगा जैसे वो ओनर है, और जैसे गुड्स प्लेज नहीं हुई है उसकी अपनी है, तो कर सकता है, या दोनों मिलके कर सकते हैं, वो दोनों भी, अगर कोई भी थर्ड पर्सन इंटरफेयर करता है, हाँ, तो वो केस कर सकते हैं, तो बेली भी एज अ बेलर ही केस कर सकता है, हाँ, एज ए ओनर केस कर सकता है, ठीक है। अपॉर्शनमेंट ऑफ रिलीफ आर कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट, जब सूट वो जीतते हैं तो उसको क्या करेंगे, रिलीफ अगर को मिलता है तो ये कॉम्पनसेशन, वेयर whatever is obtained by way of relief or compensation in any suit, such suit shall as between the bailor and bailey be dealt with accordance to their respective interests, वो उतना ही होगा जितने उनके इंटरेस्ट्स हैं, रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के मुताबिक ही होगा, कॉम्पनसेशन है जो भी है। तो ये आपका बेलमेंट ऑफ प्लेज था, जो कोई इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सवाल अक्सर वो पूरे बेलमेंट में से पूछे ना पूछे इस प्लेज में से पूछ लेता है, और क्योंकि इसमें से प्रोपोजिशन बनाता है, तो जब तक हमें बेसिक पर्पसेस पता होंगे, बेसिक डेफिनेशन आती होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह एजेंसी को देखेंगे।